हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। ये एक बहुत ही फेमस स्टोरी है, एक प्ले आप इसको बोल सकते हैं। विजय तेंदुलकर हमारे एक मराठी लेखक थे, उन्होंने इसको लिखा था। ये हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर में दिया होता है। ओके, तो चलिए हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या है इसमें। ओके, देन यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अबाउट द ड्रामा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है इस ड्रामा में, किस टाइप का ड्रामा है। ओके, देन ये रिटन बाय विजय तेंदुलकर, इसको विजय तेंदुलकर ने लिखा था, जो कि एक मराठी लेखक थे इंडिया के। ओके, एंड इसका नेम है साइलेंस द कोर्ट इज इन सेशन। इसका रियल नेम है, उन्होंने मराठी में लिखा था क्योंकि वो मराठी लेखक थे ना, तो वो उन्होंने मराठी में लिखा था, तो इसलिए उसका रियल नेम है शांतता द कोर्ट चालू आहे। इसका रियल नेम हो गया। अब इसको उन्होंने पब्लिश किया था 1967 में पब्लिश किया था उन्होंने, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था प्रिया आदारकर ने। उन्होंने मराठी में लिखा था और फिर प्रिया आदारकर ने साइलेंस द कोर्ट इन सेशन नेम से इसको ट्रांसलेट किया 1979 में। इसका जॉनर ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, और इसकी सेटिंग की गई है कम्युनिटी सेंटर इन अ विलेज इन इंडिया। मतलब इसकी जो पूरी ड्रामा की जो सेटिंग हुई है, जहाँ पर ये ड्रामा प्ले हुआ है, वो एक कम्युनिटी सेंटर, एक गांव का एक सेंटर एरिया है, वहाँ पर ये लोग ये ड्रामा कर रहे हैं इस प्ले में। ओके, और फिर इसमें टोटल 3 एक्ट्स हैं। मतलब ये स्टोरी आपको 3 एक्ट्स में पढ़ने को मिलेगी। अभी इसके आगे हम लोग थोड़ा सा ऑथर के बारे में देख लेते हैं कि हमारे जो विजय तेंदुलकर जी हैं ये क्या हैं। देन इनका बर्थ 6 जनवरी 1928 को कांदेनवरी बॉम्बे में हुआ था। बॉम्बे हमारा मुंबई हो गया, मुंबई का पुराना नाम बॉम्बे था, तो इसलिए यहाँ पर बॉम्बे लिखा हुआ है। और इनकी डेथ हुई थी 19 मई 2008 में इनकी डेथ हो गई थी। इनकी जो फर्स्ट स्टोरी थी, उन्होंने 6 मई, जब इनकी एज ओनली 6 ईयर्स की थी, तब इन्होंने अपनी फर्स्ट स्टोरी लिखी थी। सो आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कितने इंटेलिजेंट थे ये। एज ये फेमस हुए थे ऑर्थर मिलर ऑफ द इंडियाज थिएटर। मतलब इनके ड्रामाज इंडिया के थिएटर में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हो गए थे, इसलिए इनको इंडिया के थिएटर का ऑर्थर मिलर बोला जाता है। और इनके फेमस प्लेज यहाँ पर कुछ दिए गए हैं, जैसे फर्स्ट नंबर पे तो यही आता है शांतता कोर्ट चालू आया, जो 1967 में पब्लिश हुआ था। एंड सेकंड नंबर पे इनका आता है घासीराम कोतवाल, इन्होंने इसको 1972 में पब्लिश किया था। एंड थर्ड नंबर पे आता है सखाराम बिंदर, इसको भी इन्होंने 1972 में पब्लिश किया था। अब इनको अवार्ड्स देख लेते हैं, क्या उन कौन से अवार्ड्स मिले थे। देन फर्स्ट नंबर पे आता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अवॉर्डेड हिम पद्म भूषण इन 1984। मतलब भारत की सरकार ने इनको 1984 में पद्म भूषण अवार्ड दिया। और फिर सेकंड अवार्ड इनका है महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार, जो इनको 1990 में मिला था। थर्ड है जलस्थन अवार्ड, इन 1991 में मिला था इनको। कालिदास सम्मान अवार्ड इनको 1992 में मिला था। एंड द लास्ट सरस्वती सम्मान इनको 1993 में मिला था। अब भी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्ले है, ड्रामा है, ये कैसा है। ओके, देन यहाँ पे हम लोग कैरेक्टर्स देख लेते हैं कि इस ड्रामा में कौन कौन से कैरेक्टर्स आने वाले हैं, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे लीला बिनारे आप लिखा है कि लीला बिनारे यहाँ इस पूरे ड्रामा की प्रोटोगोनिस्ट होती है, हीरो होती है। ओके, फीमेल है इसलिए हीरोइन बोल देती हूँ, लीला बिनारे होती है मेन। ओके, एंड सेकेंड में सुखात में आता है। थर्ड गोपालन पोंक्षे, सामंत, बालू रोकड़े, मिस्टर काशिकार, मिसेस काशिकार, कार्निक, प्रोफेसर दामले, रावती। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है, ये 9th और 10th नंबर पे जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, प्रोफेसर दामले एंड रावती, ये दोनों इस ड्रामा में कहीं भी आपको प्रेजेंट नहीं दिखाई देंगे। एज यूजुअली होता क्या है कि हमारे ड्रामाज प्ले करने के लिए लिखे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ पर इनका सिर्फ जिक्र मिलेगा कि प्रोफेसर दामले हैं, रावते हैं, बट कहीं भी आपको ड्रामा में अपीयर नहीं होते दिखेंगे। चलिए देखते हैं कि इसकी थीम।
समरी देख लेते हैं हम लोग इसकी कि इसकी मेन समरी क्या है. ओके, देन द प्ले begins विद अ यंग स्कूल टीचर मिस बिनारी. ये हमारा जो प्ले पूरा ड्रामा है वो शुरू होता है एक यंग स्कूल टीचर मिस बिनारे से. बीइंग सोन इनटू द रूम where she and the rest of her group of immature actors are together. मतलब एक रूम में जहाँ पर उनके मेच्योर उनके जो एक्टर्स थे वो लोग एक ड्रामा करने जा रहे थे ना. भी बताया मैंने कि उनकी सेटिंग एक गांव में हुई थी, तो वो लोग वहाँ पे एक ड्रामा करने वाले थे. एक जैसे आप लोग अब ड्रामा पढ़ रहे हो और उस ड्रामा में जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो लोग एक ड्रामा परफॉर्म करने वाले हैं एक गांव में. तो उसी के लिए ये लोग एक रूम में मिलते हैं उसकी सेटिंग करने के लिए. ओके, हर कन्वर्जेशन विद द मैन हु सीम्स टू बी अ केयर टेकर सामंत. वो एक आदमी से बात करती है जो ऐसा लगता है कि उसका केयर टेकर है, सामंत. अभी सामंत कौन होता है? सामंत वो होता है जो एक गांव में रहता है, वो सामंत, और वो गांव के बारे में सब कुछ जानता है, सारी जानकारी उन लोगों को देता है ताकि उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो. अब फ्लर्टेटियस मतलब सामंत थोड़ा नॉटी किस्म का मैन है. ओके, बट सामंत इज टू अनकम्फर्टेबल टू रिस्पॉन्ड विद एनीथिंग बट ऑकवर्ड मूवमेंट अवे फ्रॉम हर. मतलब सामंत काफ़ी देर तक उससे बात करता है बट अनकम्फर्टेबल फील नहीं करता. वो ऑकवर्ड मूवमेंट्स आते हैं कई बार उसके सामने तो वो थोड़ा दूर हो जाता है. ओके, एंड आफ्टर देन क्या होता है, सून अदर मेंबर्स ऑफ द ट्रुप अराइव. उसके बाद में सारे मेंबर्स आ जाते हैं जो जो उस ड्रामा में परफॉर्म करने वाले हैं. फर्स्ट देयर इज़ अ लॉयर सुखात्मे. अभी हमने कैरेक्टर्स में सुखात्मे को देखा था ना, वो एक लॉयर है. ओके, बॉसी एंड इंसेंटिव, वो एक बहुत ही इंसेंसिटिव है, एक बॉसी टाइप का, जैसे हमारे ऑफिस में बॉस होते हैं ना, एक बॉसी टाइप का इंसेंसिटिव है. मतलब उसको इमोशंस फीलिंग्स इन सब से कोई मतलब नहीं है. ओके, एंड देन देयर इज द साइंटिस्ट पोंक्षे. अभी हमने देखा था ना गोपाल एंड पोंक्षे, तो एक साइंटिस्ट होता है यंग एंड वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ. मतलब फुल ऑफ हिमसेल्फ का मतलब होता है कि जहाँ पर आप खुद के बारे में ज़्यादा सोचते हो, तो वो एक यंग है, वेरी फुल ऑफ हिमसेल्फ, वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है, उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है. ओके, एंड फाइनली देयर इज़ द साई एंड ऑकवर्ड स्टूडेंट रोकड़े. ये जो रोकड़े है ये पोंक्षे का स्टूडेंट होता है. साई होता है थोड़ा शर्मीला होता है और ऑकवर्ड रहता है, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता है रोकड़े. देन द थ्री ऑफ देम इंगेज इन मॉकिंग बैंटर विद ईच अदर. ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं एंड विद मिस बिनारे. मिस बिनारे और ये तीनों लोग आपस में बात कर रहे होते हैं. द एक्टर कार्निक हु लाइक्स टू ट्राई द इम्प्रेस द अदर्स विथ हिज नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज नेक्स्ट. ये हमारा नेक्स्ट आ जाता है कार्निक, जो एक एक्टर है और वो सबको इम्प्रेस करता है अपनी नॉलेज से. मतलब उसको जो भी आता है अपनी एक्सपीरियंस अपने अनुभव से वो सबको खुश करने के लिए कोशिश करता रहता है. फाइनली हमारे कैरेक्टर्स हैं मिस्टर एंड मिसेस कासीकर. दिखते हैं आप, यस दिखते हैं. द फॉर्मर सेल्फ इम्पॉर्टेंट एंड प्रिटेंटियस, द लेटर ऑल्सो प्रिटेंटियस बट ऑलवेज also frequently talked down to by her husband. मतलब ये जो मिसेस कासीकर होती है ये अपने हस्बैंड मिस्टर कासीकर को ज़्यादा बोलने नहीं देती है. ओके, एंड आफ्टर देन देखते हैं हम लोग, ये लिखा है आफ्टर द कासीकर्स अराइव. यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी एस लगना चाहिए था. द ट्रूप डिस्कवर्स दैट at least one of their members, Professor Damle, is going to be missing. अब जब सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तब वो लोग ये सोच देखते हैं कि प्रोफेसर दामले तो आए ही नहीं है, इज़ गोइंग मिसिंग आउट, वो आ नहीं पाए हैं. जैसे हमने बोला था ना अभी कि प्रोफेसर दामले इस प्ले में कहीं दिखाई नहीं देंगे, बस उनका नाम आएगा. तो देखो नाम आ गया बट प्रोफेसर दामले नहीं आए यहाँ पे. एंड द मेम्बर्स ऑफ द ट्रुप रियलाइज दैट they need a replacement
एंड डिसाइड ऑन द रिलक्टेंट सामंत। उन्होंने सोचा कि अभी दामले की जगह पे हम लोग सामंत को रिलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि दामले तो आ नहीं पाए हैं, तो इसलिए उसकी जगह पे हम लोग सामंत को कर देते हैं। दे देन डिसाइड टू स्टेज अ मॉक ट्रायल सो ही कैन लर्न अ बिट अबाउट व्हाट ही इज सपोज टू डू। उन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक मॉक ट्रायल कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को मतलब सडनली परफॉर्म करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे हम लोग ना कई बार मॉक टेस्ट लेते हैं अपने, ताकि हमको एग्ज़ाम में अपीयर होने में प्रॉब्लम ना हो। सो उसी तरह से इन लोगों ने सोचा कि हम लोग एक मॉक ट्रायल कर लेते हैं यहाँ पर, ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई गलती हो तो हम यहाँ पर सुधार लेंगे। सो आफ्टर देन व्हेन मिस बिनारे इज़ आउट ऑफ द रूम फॉर अ मोमेंट, जब मिस्टर मिसेस बिनारे थोड़ी देर के लिए रूम से बाहर निकलती हैं, द मेंबर्स ऑफ द ट्रप हैव अ विस्पर्ड कन्वर्जेशन दैट द ऑडियंस डज नॉट हियर। वो एक कन्वर्जेशन करते हैं, ऐसा कन्वर्जेशन करते हैं कि उसको ऑडियंस सुन ना पाए। एंड डिसाइड टू पुट मिस बिनारे ऑन ट्रायल, और वो लोग डिसाइड करते हैं कि मिस बिनारे को ट्रायल के लिए रखा जाए। When she comes back, जब वो वापस आती हैं, she is asked how she plead to the charge of infanticide। वो पूछती हैं कि उनको इन्फेंटिसाइड का चार्ज कैसे लग सकता है। इन्फेंटिसाइड मैं आपको बोल दूं कि इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे अगर किसी की शादी नहीं हुई है और उसके बाद भी वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उसको हम इन्फेंटिसाइड का केस मान लेते हैं। ओके, सो वो पूछती है कि मेरे ऊपर ये इन्फेंटिसाइड का केस क्यों लगाया गया है। दैट इज द किलिंग ऑफ अ चाइल्ड। अगर आप उस चाइल्ड को मार देते हो तो फिर क्यों लगाया गया। सी डज नॉट रिस्पॉन्ड। एंड ऑफ द एक्ट 1। यहाँ पे उनसे पूछा जाता है कि आपने एक चाइल्ड को क्यों मारना चाहते हो एक्सेट्रा। सी डजेंट रिस्पॉन्ड, वो कोई जवाब नहीं देती हैं, और यहीं पर एक्ट 1 हमारा ख़त्म हो जाता है। एंड आफ्टर देन एक्ट 2 स्टार्ट होता है। एक्ट 2 बिगिंस एट द सेम मोमेंट। उसी जगह से एक्ट 2 हमारा स्टार्ट होता है। मिस बिनारे फेसेस दिस अनएक्सपेक्टेड चार्ज। मिस बिनारे इसको अनएक्सपेक्टेड चार्ज के रूप में लेती हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा कि उनको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि ये एक ड्रामा ही है, सब लोग बस एक नाटक कर रहे हैं, बट फिर भी वो बहुत डर जाती हैं इस ड्रामा से। उनको ऐसा फील होता है कि रियल में वो लोग उनसे पूछ रहे हैं। अभी आपको आगे पता चलेगा कि उनको ऐसा क्यों लगा, उनको डर क्यों लगा जब एक नाटक चल रहा था। ओके, सी ट्राइज टू रेसिस्ट द प्लान टू इनैक्ट अ ट्रायल। उन्होंने ट्राई किया कि मैं एक ट्रायल की तरह ही इसको एक्ट करूं, बट द अदर्स ओवरवेलम हर। लेकिन जो दूसरे लोग थे वो उनको पुश करते रहे कि आप एक रियल ड्रामा की तरह इसको करो, ताकि हमारे ऑडियंस को ज़्यादा एक रियल ड्रामा लगे। ओके, सुखात्मे टेक्स ऑन द रोल ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस अटॉर्नी व्हाइल काशिकार बिकम्स द जज। काशिकार हमारा जज बन जाता है वहाँ पर, सुखात्मे हमारा वकील रहता है, रोकड़े बिकम्स अ बेलिस, द पोंछे टेक्स नोट्स, पोंछे नोट्स ले लेता है। एज द ट्रायल बिगिंस, ट्रायल स्टार्ट हो जाता है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है जब हमारा ट्रायल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है उन लोगों का। देयर आर इंक्रीजिंगली एब्सर्ड आर्ग्यूमेंट्स अबाउट प्रोसीजर विद both Sukhatme and Kasikar seeming to be more interested in either personal hygiene and or chewing tobacco। मतलब वहाँ पर उन लोगों सुखात्मे एंड काशिकार के बीच में थोड़ा सा बहस हो जाता है टबाको के लेकर। इवेंचुअली द ट्रायल गेट्स अंडरवे, और इस तरह से ये हमारा ट्रायल थोड़ा अंडरवे हो जाता है। At first the questions seem to be foolish and uneducated।
द फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही फुलिश और अनएजुकेटेड टाइप का पूछा जाता है, बट आफ्टर अ वाइल दे स्टार्ट टू बिकम मोर पॉइंटेड एंड मोर सीरियस। बट उसके बाद में वो धीरे धीरे मोर पॉइंटेड होते जाते हैं और सीरियस होते जाते हैं अपने ट्रायल को लेकर। द कैरेक्टर ऑफ द फ्री स्पिरिटेड मिस बिनारे इज कॉल्ड इनटू क्वेश्चंस। मिस बिनारे जो हमारी मेन कैरेक्टर है उनको बुलाया जाता है क्वेश्चंस के लिए, एंड सी एक्यूज्ड नॉट ओनली ऑफ हैविंग एन अफेयर विथ प्रोफेसर दामले, और उनको एक्यूज किया जाता है कि उनका प्रोफेसर दामले के साथ में अफेयर था, बट ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड। मतलब उनको एक्यूज किया जाता है कि उनको उनका प्रोफेसर दामले के साथ ही सिर्फ अफेयर ही नहीं था बल्कि उनको एक बच्चा भी है। एज द एक्यूजेशन ऑफ द कोर्ट बिकम इंक्रीजिंगली एंग्री एंड जजमेंटल। इस तरह से कोर्ट बहुत ही इंक्रीजिंगली एंग्री हो जाता है और जजमेंटल हो जाता है। ये अभी हमारा नाटक ही चल रहा है, उन लोगों को ट्रायल चल रहा है कि हमें नाटक किस तरह से करना है। मिस बिनारे अटेम्प्ट्स टू लीव। मिस बिनारे कोई जवाब वहाँ पर नहीं दे पाती हैं, लीव हो जाती हैं, बट फाइंड्स दैट द डोर इज़ लॉक्ड। वो वहाँ से लीव करना चाहती हैं, हटना चाहती हैं, बट जाकर जब देखती हैं तो डोर अंदर बाहर से लॉक हो चुका है। शी इज़ देन आस्क्ड टू स्पीक एज अ विटनेस इन हर ओन डिफेंस। अब वो खुद के बारे में कुछ बोलना चाहती है, अपने डिफेंस के बारे में खुद विटनेस बनना चाहती हैं, और यहीं पर हमारा एक्ट 2 भी ख़त्म हो जाता है। अभी एक्ट 3 में हम लोग देखते हैं क्या होता है उनके साथ। सो एक्ट 3 यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। सेम मोमेंट पे मिस बिनारे टेक्स द विटनेस स्टैंड। वो विटनेस स्टैंड में खड़ी हो जाती हैं अंडर सुखात में इज क्वेश्चनिंग एंड कासिकास इंसिस्टेंस दैट सी स्पीक। सुखात में उनसे क्वेश्चंस करता है एंड कासिकार जो हमारे जज होते हैं वो उनको देखते हैं, उनकी जो भी बोलती है उनको ध्यान से सुनते हैं। मिस बिनारे रिमेन साइलेंट। फिर मिस बिनारे साइलेंट हो जाती हैं, एकदम चुप हो जाती हैं। अदर विटनेसेस टेक हर प्लेस। सारे जो हमारे गवाह होते हैं उस नाटक में वो अपने अपनी जगह पर आ जाते हैं। काउंटिंग टू एक्यूज हर ऑफ इमॉर्टेलिटी एंड immorality and of the endanaging the well-being of society. Eventually she is found guilty. अंततः वो गिल्टी पाई जाती हैं सोसाइटी में इमोरल और इंडल्जेंस के लिए, जो कि एक सोसाइटी के वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इवेंचुअली सी इज़ फाउंड गिल्टी, वो गिल्टी पाई जाती हैं, उनको सब लोग अपराधी सिद्ध कर देते हैं। कासिकार गिव्स हर 10 सेकेंड्स टू स्पीक इन हर ओन डिफेंस। कासिकार जो हमारे जज होते हैं वो उनको सिर्फ 10 सेकेंड्स देते हैं कि 10 सेकेंड्स में वो अपने डिफेंस में कुछ बोलें कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ओके, एट दैट मोमेंट देयर इज़ अ चेंज on stage light, sound and atmosphere. एंड दिस मोमेंट पे जब मिस्टर कासिकार उनको 10 सेकेंड्स देते हैं तो स्टेज के लाइट, साउंड्स, एटमॉस्फेयर सबको चेंज हो जाता है। मिस बिनारे स्पीक्स अ लेंथ अबाउट हर स्ट्रगल विथ मेंटल हेल्थ, हर लॉन्गिंग्स ऑफ लव एंड हर डिटर्मिनेशन टू बी गुड मदर ऑफ अ चाइल्ड। इतने में मिस बिनारे सब कुछ बोल डालती हैं कि उनके लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स थे, लॉन्गिंग ऑफ लव एंड डिटर्मिनेशन टू मतलब उनकी अच्छी माँ बनने की क्या क्या डिटर्मिनेशन थी, सब कुछ बोलती हैं वो। हिज एग्जिस्टेंस सी सेज इज़ द ओनली रीज़न सी वांट्स टू स्टे अलाइव। हिज एग्जिस्टेंस, उसकी जो उपस्थिति है उसको कहती हैं कि एक यही रीज़न है कि मैं ज़िंदा रहना चाहती हूँ। वांट्स टू स्टे अलाइव। आफ्टर सी फिनिशेज, जब वो ख़त्म करती हैं उसके बाद देयर इज़ अ शिफ्ट बैक इनटू द रियलिटी ऑफ द कोर्ट रूम। अब यहाँ पर सबको पता चल जाता है कि एक ड्रामा ही नहीं, एक ड्रामा की वजह से मिस बिनारे ने सब कुछ सच सच बोल दिया है अपनी लाइफ का। द 10 सेकेंड्स हैज़ पास्ड। 10 सेकेंड बीत चुके थे एंड कासिका सेंटेंसेस हर टू हैव द बेबी टेकन फ्रॉम हर बॉडी। सी कोलैप्स।
वो फर्श पर गिरकर रोने लगती हैं। कोलैप्स मतलब गिड़गिड़ाना, रोना। तो वो फर्श पर गिरकर रोने लगती हैं यहाँ पर। एंड आफ्टर देन एट दैट मोमेंट, उसी मोमेंट पर ऑडियंस मेंबर्स फॉर दैट इवनिंग्स परफॉर्मेंस बिगिन टू अराइव। और तब भी वहाँ के जो ऑडियंस मेंबर्स होते हैं वो लोग परफॉर्मेंस के लिए आने लगते हैं, क्योंकि अभी तो लोगों का ट्रायल चल रहा था। तो उसके बाद में जब ड्रामा का टाइम होता है तो ऑडियंस पहुँचने लगते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ट्रूप बिंग themselves back to reality and start to prepare for that performance। और वो लोग सोचते हैं कि हम लोग इस परफॉर्मेंस को फिर से स्टार्ट करते हैं। द एक्सेप्टेशन ऑफ मिस बिनारे हु रिमेन्स कोलैप्स ऑन द फ्लोर। वो लोग मिस बिनारे से एक्सेप्ट करते हैं कि वो ड्रामा करेंगी, बट मिस बिनारे हु रिमेन्स कोलैप्स ऑन द फ्लोर, जो फर्श पर गिरी रहती हैं और रोती रहती हैं। सामंत ऑफर्स हर सम कंफर्ट बट सी डजंट सीम एबल टू टेक इट। सामंत जो होता है वो उनको थोड़ा आराम दिलाने की कोशिश करता है, बट वो कुछ भी नहीं लेती है, वो कुछ भी लेने के लायक नहीं है। द प्ले एंड्स विद मिस बिनारे स्टिल क्रम्पल्ड ऑन द फ्लोर अलोन। और फिर सब लोग चले जाते हैं वहाँ से और मिस बिनारे अकेले वहाँ पर फ्लोर पर रोती रहती हैं। अभी देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को थीम्स लिखना भूल गई, तो मैं वैसे ही बता देती हूँ कि इस यहाँ के जो हमारे थीम्स हैं इस पूरे ड्रामा के वो कौन कौन से हैं। तो हमारा फर्स्ट से आता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का हमारा थीम है इसमें। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप लोग इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा जो प्रोफेसर दामले होता है गलती उसकी भी रहती है, लेकिन सारा दोष यहाँ पर मिस बिनारे पर दे दिया जाता है। इसलिए हम यहाँ पर देखेंगे हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का थीम सबसे ऊपर आएगा। और उसके बाद हम है विमेंस रोल इन पैट्रियार्की। हमारा जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, जो पितृसत्तात्मक देश है, उसमें वुमेन्स का रोल क्या क्या है। थर्ड हमारा आ जाता है इनजस्टिस। मतलब जो हमारे यहाँ पर काशीकार जो जज बने थे उन्होंने कोई फैसला नहीं सुनाया, मिस बिनारे को अपनी बात कहने के लिए पूरा टाइम नहीं दिया। तो यहाँ पर इनजस्टिस का भी थीम आ जाएगा। इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन का थीम आ जाता है यहाँ पे। मतलब वो आप जब मिस बिनारे का कैरेक्टर आप लोग जब पढ़ेंगे तो आप लोग देखेंगे कि मिस बिनारे एक बहुत ही इंडिपेंडेंट लेडी हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब उनसे गलती हो जाती है। ओके, और फिर फेलियर ऑफ जस्टिस, वही है इनजस्टिस। उनके साथ जस्टिस नहीं होता है, सब लोग उनको ही गलत समझने लगते हैं, कोई उनकी बात पूरी तरह सुनता भी नहीं है। सो ये सब हमारे मेन थीम्स थे। और फिर इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी इसके क्या क्या मेन MCQ बन सकते हैं इससे, क्योंकि हमारे जो फोर्थ सेम में दिया हुआ है तो फोर्थ सेम में ना MCQ वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके बाद वाली वीडियो में MCQ वाले क्वेश्चंस ही लाऊंगी, तो आप लोगों को प्लीज़ मिस मत करना। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यार आप लोगों को एक बात और बतानी है मुझे। मैंने आज अपना YT स्टूडियो चेक किया, देन उसमें मैंने देखा कि नॉट सब्सक्राइबर्स कुछ ज़्यादा ही शो कर रहे हैं, और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो वीडियो देखते नहीं है, और जो वीडियो देखते हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया भी हुआ है। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुँच जाया करें। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।